नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। तो दोस्तों लगातार मेहनत करते रहना और अपनी मंजिल को पा लेना। और जो पड़ोसी कहता है ना कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों पड़ोसी को भी करके दिखलाना है। दोस्तों आज की क्लास में हम 8 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास में अंत तक बने रहे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों बिना किसी देर के आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्रम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक पहला शासक कौन था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है यहाँ पर हमारा समुद्रगुप्त दिया है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन के नाम से हम किसको जानते हैं, नेपोलियन के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों, भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं गुप्त की बात है। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक हमारा श्री गुप्त जी थे। कौन थे, श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ये हमारे श्री गुप्त थे। और बात करते दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन वाला कौन सा राज्य है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। दोस्तों ये प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये 2020 का प्रश्न है, 2021 में भी पूछा गया था। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। और बात कर लेते हैं कपास के उत्पादन में सर्वाधिक जो है कौन सा राज्य है। तो दोस्तों कपास के उत्पादन में हमारा गुजरात राज्य जो है, कौन सा, गुजरात राज्य है जो कपास के उत्पादन में टॉप पर है। मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात फर्स्ट स्थान पर है। किसके उत्पादन में, मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली है और कपास हो गया हमारा, और नमक हो गया, नमक के उत्पादन में ही गुजरात फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुल अनाज की। दोस्तों अनाज के उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अनाज के उत्पादन में कुल उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और गेहूं के उत्पादन में बात करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और चावल के उत्पादन में दोस्तों ये हमारा वेस्ट बंगाल है। कौन सा, पश्चिम बंगाल दोस्तों चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और बात करते हैं दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं उत्पादन में कौन टॉप पर है, प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों हमारा पंजाब राज्य है। कौन सा, पंजाब राज्य में जो है प्रति एकड़ के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है, पंजाब में किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाज सर्वाधिक कहाँ होते हैं, मोटे अनाज जो है सर्वाधिक हमारे राजस्थान में होते हैं। कहाँ होते हैं, मोटे अनाज सर्वाधिक राजस्थान में होते हैं। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा दिया करे कि सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर दोस्तों कौन सा जो है खेला जाता है, लंदन क्विज क्लब या विमल्डन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन या फ्रेंच ओपन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित के सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है के सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों किस राज्य से केवल नहीं होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा से नहीं गुजरती है। कहाँ से, हरियाणा से नहीं गुजरती है। बात करते हैं यहाँ पर गुजरात टॉप सबसे पहले स्थान पर कहाँ से, गुजरात से होती है। गुजरात है हमारा, कौन सा, गुजरात है। उसके बाद में दोस्तों हमारा राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। गुजरात है, राजस्थान हो गया। उसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। और उसके बाद में बात करते गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद में बात करते हैं छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़ हो गया। कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और उसके बाद बात करते हैं झारखंड हो गया। कौन सा हो गया, झारखंड हो गया। झारखंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। कौन सा, वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। कौन हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम।
दोस्तों कितने राज्य हो गए? मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से दोस्तों जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? लाइन से आप सभी को बताएं कि पहले गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अगर पूछ लेता है प्रश्न, यदि पूछ लेता है कि जो है किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा के सबसे पास पड़ती है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो हमारी है वो किसके पास पड़ती है? वो कर्क रेखा के सर्वाधिक पास पड़ती है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा थर्ड जो है हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और भी पूछे जाने की संभावना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान का उद्घाटन किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर दिया करा 1982 या 1991 या 1987 में या जो है 1993 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड 1987 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर 1991 में। दोस्तों 1991 हमारा जो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? हमारा जो इसमें जो है हमारे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सॉरी व्यास सम्मान दोस्तों ये हमारे दिए जा रहे हैं। व्यास सम्मान 1991 से व्यास सम्मान दिए जा रहे थे। कब से? 1991 से दिए जाने शुरू हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं 1993 में NHRC की स्थापना कब हुई? NHRC की स्थापना कब हुई? हमारी 1993 मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1993 में हुई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देखा विशाखा हरी या अनिमा चौधरी या इला अरुण या शारदा सिन्हा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर शारदा सिन्हा जो है ये छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है। कौन है? शारदा सिन्हा है। कौन? शारदा सिन्हा जो है छठ पूजा के गीतों की ये बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है। बात करते हैं छठ पूजा दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में बहुत ही इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें दोस्तों जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की आरती की जाती है। दोस्तों ये हमारा छठ पूजा जो है बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, भी कह सकते हो त्यौहार मनाया जाता है ये। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? पूछ रहा है कौन सा जो है राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ओडिशा। कौन सा? बॉक्साइट का सर्वाधिक जो है बड़ा प्रदेश कौन सा है? हमारा ओडिशा है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की खेतड़ी जो है, राजस्थान खेतड़ी कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किया था। किसका? तांबा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तांबे का दोस्तों खेतड़ी राजस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? खेतड़ी राजस्थान से। और दोस्तों यहीं से चांदी का भी उत्पादन किया जाता है। किसका? चांदी का उत्पादन भी यहाँ पर, चांदी भी यहाँ पर मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों झारखंड की। झारखंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार किसके? यूरेनियम के भंडार दोस्तों ये कहाँ है हमारे? ये हमारे झारखंड की जादूगोड़ा खान। कौन सी? पूछ लेता है कौन सी? जादूगोड़ा की खानों में जो है क्या पाया जाता है दोस्तों? ये हमारा यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ? झारखंड की जादूगोड़ा खानों में। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन फोर्थ में था गुजरात। दोस्तों गुजरात की बात करते हैं। गुजरात हमारा किन किन स्थानों में टॉप पर है? मूंगफली के उत्पादन में मूंगफली हो गया, नमक हो गया और कपास के उत्पादन में भी कौन है हमारा टॉप पर? गुजरात राज्य है। गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात जो है, गुजरात की सर्वाधिक सीमा जो है, सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये हमारा कौन है? ये हमारा गुजरात राज्य है। कौन सा है? गुजरात राज्य है। और बात करते हैं यहाँ पर हमारा दिया है राजस्थान की बारे बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दोस्तों ये हमारा कौन सा राज्य टॉप पर है? ये हमारा राजस्थान राज्य जो है टॉप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया करें निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? किसे पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के रूप में
जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं इनको जो है नेताजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नेताजी। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र को नेताजी किसने कहा था? ये हमारा हिटलर जी ने। किसने? हिटलर ने जो है हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी पुकारा था। किस नाम से? नेताजी के नाम से हिटलर ने पुकारा था। दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? ये दोस्तों हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों उन्होंने भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरु की उपाधि किसने दी थी? गुरु की उपाधि तो दोस्तों ये हमारे महात्मा गांधी जी ने इनको गुरु की उपाधि दी थी। गुरु की उपाधि किसको दी थी? ये हमारे महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि दी थी। लाला लाजपत राय को हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के रूप नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम, और यदि पूछ लेता है कि बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हैं? किसको पूछ लेता है? बिहार केसरी। पंजाब केसरी तो सभी को पता है, हम लोगों को सभी को पता है। पंजाब केसरी दोस्तों किसे कहते हैं? दोस्तों हमको पता है, लाला लाजपत राय जी को कहा था। और बात करते हैं दोस्तों बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से दोस्तों ये हमारे थे टी कृष्ण केसरी। कौन थे? टी कृष्ण जो है हमारे टी कृष्ण केसरी जो है इनको जो है बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। और बात बिहार केसरी हो गए, कौन है हमारे? टी कृष्ण है। कौन है? टी कृष्ण। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम पूछ लेता है आंध्र केसरी के नाम से किसको जानते हैं? कौन से? आंध्र केसरी के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? आंध्र केसरी के रूप में हम किसको जानते हैं? केसरी। दोस्तों ये हमारे कौन है? आंध्र केसरी हमारे कौन हो गए? टी प्रकाशन। कौन है? टी प्रकाशन जो है ये हमारे कौन है? ये हमारे आंध्र केसरी। तो दोस्तों हमारे कौन? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हो गए, और टी प्रकाशन हमारे कौन हो गए? ये हमारे आंध्र केसरी हो गए। और जो है टी कृष्ण दोस्तों ये हमारे बिहार केसरी हो गए। और उसके बाद में बात करते हैं लाला लाजपत राय ने जो है जब 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था दोस्तों। साइमन कमीशन में जो है साइमन गो बैक किसके? साइमन गो बैक के नारे किसने लगाए थे? साइमन गो बैक के नारे दोस्तों किसने लगाए थे? किसने लगाए थे दोस्तों? साइमन गो बैक के नारे जो है लाला लाजपत राय जी ने लगाए थे कि जो है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों 1927 में इसका गठन किया गया था और 1928 में भारत आया था। और दोस्तों इसके विरोध में जो है जिसने हमारे सांडर्स ने जो है, एक सांडर्स नामक अंग्रेज था, उसने जो है लाठियाँ चलवा दी थी, लोगों पर लाठियाँ चलवा थी। उसी में से एक लाठी जो है हमारे लाला लाजपत राय जी के सर के ऊपर लग गई थी, और उसके कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में आपसे को बताया ना कि साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे किसने लगाए? लाला लाजपत राय ने लगाए थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि द्वारा फतेहपुर सीकरी के मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों किसने जो है अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी की स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी की बात करते दोस्तों यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद कौन सा? बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा दोस्तों ये हमारा कहाँ है? ये हमारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों इसको किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और बात करते हैं यहाँ पर फतेहपुर सीकरी दोस्तों गुजरात विजय के बाद किसके? गुजरात विजय के बाद दोस्तों अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। और बात करते हैं यहाँ पर, हम बात कर चुके हैं यहाँ पर बाबर के बारे में, आप सभी को बता चुके हैं पिछली क्लास में, बाबर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाबर एक महान शासक रहा था जिसने चार युद्ध लड़े, लगातार चारों युद्धों में विजयी रहा था। दोस्तों जैसे बात अभी कल भी बताया था हमने आप सभी को, पहला लड़ा हमारा कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत का फर्स्ट वार लड़ा। इसमें जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया।
और जिसमें बाबर जो है इसमें जीत गया। उसके बाद में बात करते हैं खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा कौन हुआ था, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1527 ईस्वी में दोस्तों। इसमें जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये हुआ था और दोस्तों इसमें भी बाबर विजयी था। उसके बाद में हमारा 1528 में हमारा कौन सा हुआ था, सॉरी 1527 में हमारा खानवा का युद्ध हुआ था और 1527 में हमारा कौन सा हुआ था, ये हमारा था चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 में हमारा घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। होगा हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में। इसमें दोस्तों इसमें भी बाबर विजेता रहा था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, जो भारतीय राज्यव्यवस्था की औपचारिकीकरण को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट 22.8। कितना हो जाएगा, 22.8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.8 हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं, तो बनाए रखते हुए करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा नृत्य है, ये हमारा करागट्टम नृत्य है दोस्तों। इसमें जो है नृतक शैली में नर्तक अपने सर पर क्या रखते हैं, कलश रखते हैं और कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं बिना हाथ से टच किए हुए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोतीलाल नेहरू। किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने जो है 1923 में, किसने 1923 ईस्वी में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, कौन थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है 1923 ईस्वी में हमारी स्वराज पार्टी की गठन किया था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 1939 में, कब, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसने की, तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की। दोस्तों इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कब की दोस्तों, ये हमारे 1929 में, कब की, 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बात कर लेते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, ये हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब भारत के राष्ट्रपति बने, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर 2020 में शारीरिक क्रिया, 2020 में शारीरिक क्रिया विज्ञान या औषधि नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि अभिजीत बनर्जी या एंथर डुफ्लो, माइकल क्रेमर या वितली गिंजबर्ग, या दोस्तों हमारा देखकर कार्ल वान फ्रिस और विलार्ट या बायल। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हार्वे जे आल्टर, माइकल हुटन एवं चार्ल्स एम राइस, किसको, चार्ल्स एम राइस को दिया गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 2023 में किसे दिया गया। 2023 में जो है 2023 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों ये हमारा किसको दिया, कैटालिन, किसे, कैटालिन किसको दिया गया दोस्तों, इसको साफ कर लेते, सही लिख लेते हैं यहाँ पर, किसको दिया गया, कैटालिन कॉरिको, किसको, कैटालिन कॉरिको। और किसको दिया गया, और हमारे जो थे डू वीसमैन को दोस्तों दिया गया। जो है कौन सा मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 में दोस्तों किसे दिएगा, 2023 में हमारा
कैटालिन जो है कॉरिको को और जो है डी वीसमैन को ये पुरस्कार दिया गया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। कितनी नहीं हो सकती है दोस्तों? 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितने? 15% से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जो दोस्तों ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती दोस्तों। ये किस संविधान संशोधन से किया गया था? किस संविधान संशोधन से किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के में लोकसभा के कुल सदस्यों का दोस्तों 15% से अधिक नहीं हो सकता, और दिल्ली में 10% ही है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21A। कौन सा? 21A दोस्तों, ये हमारा क्या शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों बात करते हैं हमारा 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976। इसके द्वारा जो है क्या किया गया? ये दोस्तों ये इसके द्वारा हमारा क्या किया गया था? इसके द्वारा मूल कर्ता भी जोड़े गए थे दोस्तों। और ये बात करते दोस्तों ये हमारा 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके द्वारा दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। किसको? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। और यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया कर 39A में दोस्तों क्या है? हमारा निःशुल्क विधिक सहायता। कौन सा है? निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों हमारा किस में है? निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों हमारा किस आर्टिकल में है? ये दोस्तों आर्टिकल 39A के अंतर्गत है। यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया है कि आर्टिकल जो है 44 दोस्तों, ये हमारा समान सिविल संहिता समान सिविल संहिता से संबंधित। इससे समान सिविल संहिता से संबंधित है। समान सिविल संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता से संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे बहुत बड़ी नलियों में विभाजित हो जाती हैं। इन्हें किस रूप में कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या कहलाती है? हमारी केशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? केशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि जो धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिनियों में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुंचने पर वे बहुत पतली हो जाती हैं। पतली नलिकाओं में विभाजित होकर इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान टॉप पर हो गया। पहले नंबर पर राजस्थान हो गया, दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, और तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया, और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। कौन हो गया? क्षेत्रफल के मामले दोस्तों ये हमारा क्या है? घटता क्रम है। कौन सा घटता क्रम? पहले हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों बात कर लेते हैं जनसंख्या के मामले में। दोस्तों जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। जनसंख्या के मामले में कौन सा? उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और बात कर लेते हैं दोस्तों वन के मामले, किसके? वन के मामले में बात करते हैं वनों के मामले में, तो वनों के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश टॉप स्थान पर, पहले स्थान पर है। अगर प्रतिशत के हिसाब से वन पूछता है सब सर्वाधिक कहाँ है, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ है, प्रतिशत के हिसाब से पूछ लेता है। किस हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से पूछ लेता है दोस्तों। किस हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से पूछ लेता है दोस्तों। तो सर्वाधिक कहाँ वन है? तो दोस्तों हमारे मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में दोस्तों, मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम में है। और बात करते हैं वैसे ही केवल साधारणतः दोस्तों कहाँ वन सर्वाधिक है? दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कर्नाटक दिया है दोस्तों। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में जो है हमारा कौन सा है? जोग वाटरफॉल कहाँ है? जोग वाटरफॉल यानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये हमारा जल प्रपात, ये कहाँ हमारा प्रपात के हमारा कहाँ स्थित? कर्नाटक में है। जोग वाटरफॉल जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक की बात करें दोस्तों, कर्नाटक में हमारा जो है कोलार की खान दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक में है। दोस्तों सोने लगभग 95% सोना दोस्तों भारत का कहाँ से? कोलार की खान कर्नाटक से प्राप्त किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा सी सॉ किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? सी सॉ में जो है किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तोलक। किसका हो जाएगा? उत्तोलक हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया। दोस्तों इसके बारे में आप सभी को हम पहले ही बता चुके हैं, लगभग हम 3-4 क्लास जो लगातार देख रहे हैं, जिससे 6-7-8 हमारी जो दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, उसमें ये सारे प्रश्न हम आप सभी को करवा चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जितने सारे ऑप्शन से रिलेट होने वाले प्रश्न होते हैं हम सारे जो है बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने सारे हम प्रैक्टिस सेट पर डे करवाते हैं, लगातार पर डे जीके जीएस रिविजन करते रहिए, आप जीके जीएस में अच्छा से अच्छा स्कोर करने में सक्षम हो सकेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया, तो दोस्तों अभी आप पहले ही आप सबको बताया कि 1928 में तो साइमन कमीशन भारत भेजा गया। इसका विरोध दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने किया था। और इसमें जो है लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, और जो है सैंडर्स ने लाठियाँ लोगों पर चलवा दी थी, जिसके चलते लाला लाजपत राय के सर पर भी एक लाठी लग गई थी, और उसके बाद में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमारा दोस्तों 1938 में दिया, 1938 की बात करते दोस्तों यहाँ पर हमारा सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। दोस्तों यहाँ पर हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। दोस्तों इसके जांच के लिए कौन सी कमेटी आई थी दोस्तों? हंटर कमेटी आई थी। कौन सी? हंटर कमेटी जो थी, हंटर कमेटी दोस्तों इसके जांच के लिए हंटर कमेटी ये 1919 ईस्वी में ही आई थी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन ये दोस्तों कब शुरू हुआ? दोस्तों खिलाफत आंदोलन ये हमारा 1918 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1918 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों ये मुस्लिमों का आंदोलन था। दोस्तों ये हमारे कुछ मोस्ट आंदोलन थे, इनको भी हमने आप सभी को बता ही दिया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न तो घूम के चक्कर लगा रहा है, बार बार हमारे एग्जाम में आ रहा है। नीति आयोग के दोस्तों बात करते दोस्तों 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2015 में जो है इसका गठन किया गया था। बात करते दोस्तों इसका जो है किसके स्थान पर गठन किया गया था? दोस्तों इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। किस स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों है किसका गठन? नीति आयोग का गठन किया गया था। बात करते दोस्तों नीति आयोग जो है योजना आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में दोस्तों योजना आयोग शुरू हो गया था। पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में शुरू हुई थी। बात करते दोस्तों ये किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये हमारी किस मॉडल पर आधारित थी? ये हमारी हेरोड डोमर मॉडल पर। किसे? हेरोड डोमर मॉडल पर ये थी। कौन थी? हेरोड डोमर मॉडल पर जो है ये आधारित थी। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये प्रश्न भी हम सभी को आप सभी को बता चुके हैं। सांची का स्तूप दोस्तों ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। कहाँ है ये सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में दोस्तों हमारा दिया हुआ है हमारा हर्षवर्धन के दोस्तों कार्यकाल में कौन जो है एक विदेशी आया था। दोस्तों हर्षवर्धन के कार्यकाल में हमारा ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग जो है भारत में आया था। किसके? हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? ह्वेनसांग जो है ये आया था। जिसकी पुस्तक कौन सी है? CU की। कौन सी है? CU की दोस्तों किसकी पुस्तक है? CU की पुस्तक किसकी है? ह्वेनसांग की पुस्तक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपसे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महाराजाधिराजपति किसकी? महाराजाधिराज की जो है किसने उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण की थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला मुगल साम्राज्य ने शाहजहां ने तक शासन किया। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था? तो दोस्तों बात करते हैं इसका राइट आंसर 1628 से 1658 तक दोस्तों शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कह रहा है कि ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया कांग्रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो दोस्तों इसके पुस्तक के लेखक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह जी थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या करें, जोग जो वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात दोस्तों अभी आपसे को बताया ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में जोग वाटरफॉल, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जिसे हम जाना जाता है। किस नाम से? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। दोस्तों कुछ जो है वाटरफॉलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेता है करेगा जो है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है समुद्रम जलप्रपात दोस्तों ये किस नदी पर है? दोस्तों ये हमारा कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर दोस्तों ये हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमारा धुआंधार वाटरफॉल दोस्तों कहाँ है? वो बात करता है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात दोस्तों प्रपात दोस्तों ये हमारा किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कर लेते हैं जैसे हमारा पूछ लेता है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा? चूलिया जलप्रपात दोस्तों कहाँ स्थित है? प्रपात दोस्तों ये कहाँ है? ये हमारा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और दोस्तों ये कहाँ है? ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और बात कर लेते हैं एक हमारा हुंडेरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात पूछ लेता है। हुंडेरू जलप्रपात, कहीं कहीं हुंडरू मिलेगा आप सभी को, हुंडरू जलप्रपात, या कहीं कहीं हुंडेरू जलप्रपात मिलेगा। जलप्रपात दोस्तों जलप्रपात ये दोस्तों कहाँ है? हुंडेरू जलप्रपात ये हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा? कर्नाटक हमारा हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? कौन सी मानक रेखा जो है भारत के मध्याह्न समय रेखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 अंश और 35 मिनट जो है पूर्व में स्थित है। कहाँ? 82 अंश जो है और 35 मिनट जो है पूर्व में स्थित है। दोस्तों ये हमारा पॉइंट कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों कितना आगे है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट जो है GTM से आगे है। ग्रीन समय जोन से, ग्रीन टाइम जोन से जो है कितना अधिक है? 5.5 घंटा अधिक है। दोस्तों कहाँ समय लिया गया है? इलाहाबाद के निकट जो है नैनी नामक स्थान से। कहाँ से? नैनी प्रयागराज से दोस्तों ये लिया गया। कहाँ? नैनी प्रयागराज से लिया गया। बात करते हैं दोस्तों मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर जो है हमारे भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगला हमारा दिया करा 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीटर हैंडके ने। किसने जीता था? पीटर हैंडके ने जो है 2019 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। बात करते दोस्तों 2023 की। 2023 में किसने जीता? 2023 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों जॉन फॉसे ने जीता। किसने जीता? जॉन फॉस ने जीता जो है। किसने जीता था? जॉन फॉस ने जो है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न हमारा करा नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में मनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत के सैनिक मारे गए थे, उनकी यादों में दोस्तों ये हमारा इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। पूछ लेता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया क्या पूछ लेता है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है?
मुंबई में है। और इंडिया गेट की बात करते तो भारत में है। कहाँ है? भारत में है। और बात करते हैं इंडिया गेट पर जो है, इंडिया गेट पर दोस्तों हमारी जो है स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो लगाई गई। किसकी? विवेकानंद जी की प्रतिमा लगाई गई है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन सी महिला मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्षों में पहली बार जो अध्यक्ष बनने जा रही हैं। तो दोस्तों ये कौन बनी थी? ये हमारी क्लेयर कोनर। कौन थी? क्लेयर कोनर जो है पहली बार बनी थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी 12 होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन किसी मैच के दौरान केवल 9 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। कितने खिलाड़ी? केवल 9 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अगर जो है इसमें से कोई घायल हो गया, चोटिल हो गया, तो घायल हो गया, चोटिल हो गया, तो उस अवस्था में क्या करते हैं? उस अवस्था में इसमें से जो 12 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं वो इसमें भेज दिए जाते हैं। और अगला प्रश्न दिया करा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR स्पेशल ड्राइंग राइट जो है का मूल्य मुद्राओं के किस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें कितनी मुद्राएं शामिल होती हैं? तो दोस्तों उसमें जो है 5 मुद्राएं होती हैं। येन है, युआन है, रेमनबी है और जो हमारा क्या है डॉलर है। ये हमारी ये सारी मुद्राएं जो है SDR में होती। कौन होती है? येन है, युआन है, रेमनबी है। कौन है? रेमनबी है। और उसके बाद में डॉलर है और अन्य भी डॉलर है। कौन सी है? डॉलर है। ये सारी क्या है? और ये सारी हमारे इसमें SDR में मुद्राएं शामिल है। टोटल कितनी है? 5 हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया कर रहा है लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है हमारा वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह हमारा वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार है जिसमें जड़ों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह दोस्तों क्या कहलाता है? वह हमारा कहलाता है वानस्पतिक जनन कहलाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर रहा है कि विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद घराने से संबंधित है। किससे? जो है उदय भवालकर जो है हिंदुस्तानी जो है कि कहाँ से? ध्रुपद घराने से संबंधित है। किस विधा से? दोस्तों ये हमारी ध्रुपद जो है विधा से संबंधित है। कौन? उदय भावलकर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2000 फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? दोस्तों इसे हम अंधाधुन को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया था? अंधाधुन को दिया था। और दोस्तों बात करते हैं 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों ये किसे दिया गया है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये हमारी जो है कश्मीरी फाइल। कौन सी है? कश्मीरी फाइल्स को दिया है। कश्मीरी फाइल्स को दिया गया। किसको? 69वां जो हमारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों कश्मीरी फाइल्स को दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 29D दोस्तों ये किस प्रकार की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों यह किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार दोस्तों ये हमारा किस आर्टिकल में है? ये हमारा जो है आर्टिकल 19D के अंतर्गत होता है। दोस्तों हमारे जो है आर्टिकल 19 में हमारा 6 प्रकार का हमारा क्या है? अधिकार है। कौन कौन से? नंबर 1 बात करते हैं हमारा कौन सा है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 की बात करते हैं आर्टिकल 19A के अंतर्गत क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति। कौन सी? विचार एवं अभिव्यक्ति। किसकी? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों किस आर्टिकल में है? यह हमारा आर्टिकल 19A में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 19B की बात करते हैं। इसमें दोस्तों शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किसकी? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है जो दोस्तों हमारा किस में है? ये हमारा आर्टिकल 19B में। आर्टिकल 19A में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19B में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और बात करते हैं आर्टिकल 19C। कौन सी? आर्टिकल 19C
दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 19 इसके अंतर्गत हमारा संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसकी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप कोई भी संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है। और बात डी के बारे में आपसे को बता चुके, आर्टिकल 19 में जो है क्या है, ये हमारा घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। और दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में जो है निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता दोस्तों ये हमारा किस आर्टिकल में दी गई है, स्वतंत्रता दोस्तों हमारा किस आर्टिकल में दी गई है, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है। और 29 को दोस्तों ये निकाल लिया गया है। और 29 में दोस्तों क्या है, 19 में दोस्तों क्या है, इसमें जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता दोस्तों किस आर्टिकल में है, व्यापार करने की स्वतंत्रता दोस्तों हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्यापार करने की स्वतंत्रता है। और बात कर लेते दोस्तों आर्टिकल 19 के, आर्टिकल 19 में ही, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही हमारी प्रेस की स्वतंत्रता किसकी है, प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया की स्वतंत्रता दोस्तों किस आर्टिकल में है, आर्टिकल दोस्तों 19 के अंतर्गत किसकी है, प्रेस की स्वतंत्रता है। और बात करते दोस्तों आर्टिकल 19 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत दोस्तों सहकारी समितियों की व्यवस्था आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही की गई है। दोस्तों आप सभी को बता दिया हमने, जैसा कि यहाँ पर बताया कि शांतिपूर्ण सभा करने की, दोस्तों इसमें क्या है, शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन कर सकते हो, बी में कर सकते हो, किसमें, बी में। और कार्य क्षेत्र पर अपना अधिकार यानी कोई भी पेशा करने का अधिकार दोस्तों ये हमारा किसमें है, ये हमारा जी में है, किसमें, 19 में। और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 19 में है, किसमें, आर्टिकल 19 में है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोती का प्राथमिक संगठक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या है, ये मोती का प्राथमिक संगठक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती का प्राथमिक संगठक है। दोस्तों बात करते हैं मोती जो है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। कौन, हीरा जो है इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन है, मृग मरीचिका हमारी है क्या, मृग मरीचिका दोस्तों, जब हम लोग जो है, जब ज़्यादा कड़ी धूप होती है, हम सड़क पर निकलते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, जैसे ही आगे सड़क पर रास्ते पर जाओगे, जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऐसा दूर से प्रतीत होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये दोस्तों रेगिस्तान जो है जहाँ पर होता है, बालू वालू ज़्यादा होती है, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर ऐसा दिखता है। तो वहाँ के लोगों को ऐसा दिखता है कि जहाँ पर जो है आगे पानी होगा, आगे चलते रहते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता है। और फिर बहुत सारे जानवरों की ऐसे ही मृत्यु भी हो जाती है, चलते रहते हैं पानी की आशा में लेकिन पानी तक, मृग मरीचिका इसीलिए दोस्तों इसे कहा गया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रति औसत कितने % की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7% वृद्धि हुई, कितनी हुई, 7% वृद्धि हुई है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त मिस्र को संलय कहा जाता है, किसके संयुक्त मिस्र को जो है संलय कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा जो है ये एक ऐसी धातु है, ये कमरे के ताप पर, किसके ताप पर, कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में रहती है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तांबा जो है द्रव अवस्था में भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे दी है क्या रहा, चांदी की बात करते हैं दोस्तों, ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, किसका, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक दोस्तों कौन है, अच्छा सुचालक दोस्तों ये हमारा कौन सा है, ये हमारा Ag यानी सिल्वर है, कौन है, चांदी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है चित्रकारी जो है मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये हमारी किस धर्म से संबंधित है, ये हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों एलोरा की गुफाओं को महाराष्ट्र में दोस्तों ये कहाँ से, महाराष्ट्र में दोस्तों इसे किसे बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने इसको बनवाया था, किसको, राष्ट्रकूट वंशों ने इसे जो है बनवाया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है, किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर रहा है पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। किसका किया गया था? एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। ये कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। कहाँ? नई दिल्ली, भारत में किया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एशियाई खेलों में दोस्तों भारत में दोस्तों इसका दो बार मेजबान देश रहा है। कितनी बार? 2 बार रहा है। एक बार हमारा कब रहा? एक बार 1951 में रहा, एक बार 1983 में रहा। कब रहा? एक बार 1983 में दोस्तों भारत जो है एशियन गेम्स का दोस्तों क्या रहा? मेजबान रहा। और बात करते हैं 2023 की, बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2023 में दोस्तों ये कहाँ? होंग झाओ, उसमें होंग झाओ बात करते हैं। 2023 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2023 में हमारा कहाँ हुआ था? 2023 में हमारा होंग झाओ चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? होंग झाओ चीन में हुआ। जिसमें दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल दोस्तों 107 पदक जीते हैं। दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 107 पदक जीते। कितने जीते? आज तक जो है रिकॉर्ड रहा है कि भारत ने इतने पहले कभी पदक नहीं जीते हैं। दोस्तों इसने भारत ने जो है इसमें 23 जो है गोल्ड मेडल, कितने? 28 गोल्ड मेडल, कितने? 28 गोल्ड, और जो है 38 सिल्वर, कितने? 38 सिल्वर, और जो है हमारे कितने? 41 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। कितने? यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कितने जीते हैं? गोल्ड दोस्तों कितने जाते हैं? यहाँ पर 28 जीते हैं। सिल्वर कितने जीते हैं? 38 जीते हैं। और हमारे जो है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद में ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? ब्रॉन्ज हमारे 41 जो है पदक जो है ब्रॉन्ज जीते गए हैं। स्वर्ण पदक 28, और जो हमारे कांस्य ये हमारे हो गए कांस्य, ये हमारे हो गए हमारे रजत पदक हमारे कितने हो गए? रजत पदक दोस्तों हमारे कितने हो गए? 38 हैं। और उसके बाद में कांस्य पदक की बात करते हैं दोस्तों। कांस्य पदक हमारे कितने हैं? ये हमारे 41 हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम 1947 की। दोस्तों 1947 में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को दोस्तों भारत का 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 24 सितंबर। कब? 24 सितंबर 1949। कब हुआ था? 1949 ईस्वी को जो है भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी की। कौन सी? हिंदी स्वीकारी की। कब स्वीकारी की दोस्तों? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन में दिया कर 1954। दोस्तों 1954 में क्या हुआ था? 1954 की बात करते हैं दोस्तों। 1954 में भारत के जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, कौन सा? भारत रत्न दोस्तों ये कब से दिए गए? भारत रत्न दोस्तों हमारे सन 1954 से दिए गए। ये कितने लोगों को दिए गए थे? 3 लोगों को दिए गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? राधाकृष्णन जी को दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सर सीवी रमन को दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इनको दिया गया था हमारा, किसको दिया गया था? राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। दोस्तों ये तीन जो है भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिए गए थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। कह रहा है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एक्सचेंज टास्क फोर्स पुरस्कार जीता? दोस्तों 2020 में केरला ने जीता था। किसने जीता था? केरला ने जीता था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर कानूनी प्रावधान आरबीआई अधिनियम किस अधिनियम में जो है क्या किए गए? निर्धारित किए गए दोस्तों। अधिनियम 1934 का था। कब का? 1934 का था। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे हर शिफ्ट में आरबीआई से एक न एक प्रश्न बन रहा है। आरबीआई से एक न एक प्रश्न बन रहा है। उस दिन आरबीआई की स्थापना का एक्ट पूछा था, और एक दिन आरबीआई की स्थापना को जो है राष्ट्रीयकरण पूछा। आरबीआई की स्थापना पूछी, राष्ट्रीयकरण पूछा, और आरबीआई जो है किस अधिनियम से जो है विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित करती है, एक्ट पूछ लिया है। और हमारे कल में पूछा गया था कितने इसके अध्यक्ष और इसके कितने सदस्य होते हैं, ये भी पूछा गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
2019 में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को जो है नियुक्त किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। प्राण घातक इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन है? प्राण घातक इबोला उत्पन्न करने वाला कौन वायरस है दोस्तों? ये हमारा क्या है? ये हमारा वायरस है, विषाणु है दोस्तों। क्या है? विषाणु है। और यहाँ पर फफूंद की बात करते दोस्तों, यदि पूछ लेता दाद हो जाता है, हमारे दाद हो जाता है, दाद हो जाता है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा फफूंद से संबंधित है। और एथलीट फ्रूट कौन सा? एथलीट फ्रूट। बात कर लेते हैं फफूंद से आप सभी को होता है कौन कौन से रोग होते हैं? हमारा होता है कौन सा होता है? एक तो हमारा होता है दाद होता है, कौन सा? दाद होता है। एथलीट फ्रूट होता है, कौन सा? एथलीट फ्रूट होता है, एथलीट फ्रूट होता है दोस्तों। और दोस्तों कौन हो गया? ये हमारा दाद हो गया, एथलीट फ्रूट हो गया दोस्तों। किससे होते हैं? फफूंद से होते हैं दोस्तों। विषाणु से और जीवाणु से आप सभी को हम पहले भी ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं। जैसे पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, यानी बैक्टीरिया से, विषाणु से होने वाले, जो बैक्टीरिया से होने वाले, जीवाणु से होने वाले होते आप सभी को बता दिए थे। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। इसको आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर विषाणु के माध्यम से होने वाले ये भी बताया था आप सभी को कि दोस्तों रचना पानी हमें दो जरा, रचना पानी हमें दो जरा दोस्तों। ये हमारा किसने? रचना ने कहा ये ले विष पी दोस्तों। विषाणु से होने वाले रोग दोस्तों, ये भी इसके बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं। और फफूंद के बारे में भी आप सभी को सी क्लास में हमने बताया था कि गंजा दामाद खाए काला फ्रूट दोस्तों। इसके बारे में आप सभी को हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जाकर यायोंग त्यौहार दोस्तों मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये हमारा मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न हमारा दिया, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कथन दोस्तों हमारे लिए पढ़ने वाले अनिवार्य है। कर लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही बात है। और कर राज्यसभा सभापति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, एकदम गलत बात है। गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, एकदम गलत बात है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत बात है। पहला ऑप्शन केवल सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। दोस्तों संयुक्त बैठक की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेटिंग की बात 108 में, आर्टिकल 108 में कही गई है। किस आर्टिकल में? 108 में कही गई है। और यहाँ पर क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है 3 शब्द जोड़े गए। कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दोस्तों हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का की अवधि तक सदस्य बनने पर मंत्री पद अपना गंवा देता है। दोस्तों निरंतर जो है 6 महीने की अवधि तक सदस्य पद कराए, जो है कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, वो भी संसद के किसी सदन का 6 महीने की अवधि के अंतर्गत अगर सदस्य न बन पाए तो अपना मंत्री पद गंवा देता है, वो अपना मंत्री पद गंवा देता है। यदि आप जो है केंद्रीय मंत्री के संसद कोई भी केंद्रीय मंत्री पद पर हैं तो अगर आप जो है संसद के किसी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर नहीं कर पाते हैं तो 6 महीने के बाद में आपका जो है पद समाप्त कर दिया जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली और शौकत अली ने, किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। जैसा कि हमने बताया था खिलाफत आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था। 1918 में दोस्तों मुस्लिम आंदोलन था। कौन था? मुस्लिम आंदोलन था दोस्तों। ये हमारा कब शुरू हुआ था? ये हमारा 1918 में शुरू हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें दोस्तों कायदे आजम के नाम से भी जानते हैं। कायदे आजम के नाम से दोस्तों हम किसको जानते हैं? कायदे आजम के नाम से दोस्तों हम किसको जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। कायदे आजम दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? गांधी जी ने जो है इनको, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दोस्तों पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे
कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहते हैं और 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक दोस्तों कांग्रेस के पद पर अध्यक्ष रहे थे। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये 1975 में समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1975 में समाप्त कर दिया गया। तो 1975 में हमारे रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की थी? 1975 में ही की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक दोस्तों 63वीं थी। कितनी थी? भारत की रैंक 63वीं थी। और दोस्तों वर्तमान में 2023 की बात करते हैं। 2023 की बात करते हैं दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? भारत की रैंक 40 है। कितनी है? 40वीं रैंक जो है भारत की रैंक कितनी है? 40 रैंक है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमारे टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के साथ में लगभग जो है 150 क्वेश्चन से प्लस हो चुके हैं। ये अब आप सभी को क्लास में इतने से लगभग क्वेश्चन हमने 150 प्रश्न आप सभी को करवाती हैं। केवल इसमें है 50 प्रश्न, लेकिन करंट के से जो भी बन सकते हैं करंट के सारे बताएं, और उसके बाद में जो स्टैटिक से बनने वाले हैं स्टैटिक्स और हिस्ट्री सारे प्रश्न आप सभी को हमने बताए हैं। और दोस्तों ये क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और जैसा कि हमने एक प्रश्न आप सभी को बताया था कि जो है हमने लोकसभा की जो है सदस्यों का लगभग 15% जो है सदस्य 15% मंत्री जो है ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।